Hi everyone, Paras here from etutor.in एंड इस वीडियो में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आर बेसिकली दे आर मिसकंसेप्शंस और मिसगाइडेंस स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और पंजाब गुरुग्राम और आसपास के इंडिया क्षेत्र में वी हैव ऑब्जर्व दैट कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है एंड मोस्ट स्टूडेंट्स हैव बीन मिसगाइडेड। मिसगाइडेंस होना एक तरह से श्राप ही लगा लो, क्योंकि आप कर क्या रहे हो कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और गलत चीज पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए बिफोर यू टेक द एग्जाम। आपको यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स और वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई द मिसकंसेप्शन है जो आजकल बच्चे बहुत स्पेशली पंजाब और हरियाणा में जो बच्चे रिलाय करते हैं। तो आजकल सबसे बड़ा टिप और चीज और जो थिंग है जो लोग और बच्चे रिलाय कर रहे हैं कि कोई टीचर या कोई उन्हें टिप्स और ट्रिक्स बता देगा एग्जाम से पहले, जिससे वो लाइक 9 बैंड आ जाएंगे या 7 बैंड आ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टिप्स टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े बहुत काम करते हैं। जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लो आप ने रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये ऐसे बताना पड़ेगा रीडिंग कर रहे हैं। उसमें मैच हेडिंग में ज्यादातर होता है कि यू कैन ऑब्जर्व के पहली लाइन या आखिरी लाइन में ऑफ द पैराग्राफ यू कैन फाइंड द match heading जो आंसर होता है। बेसिकली द आंसर फॉर द मैच हेडिंग a central idea is introduced in the beginning of the paragraph or at the end of the paragraph। तो ये पैटर्न, यस, यू कैन ऑब्जर्व दिस। हाउएवर अगर आप यही सोचते हो कि सिर्फ इसी के बेस पे आप के आपको बस ये पता है कि मैच हेडिंग में आंसर पहली लाइन में होगा, तो उसी के बेस पे आप जाके टेस्ट दे दोगे तो 100% श्योर कि आपका नहीं हुआ। वाई? बिकॉज सबसे पहले है ये इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आपको जब तक इंग्लिश ही नहीं समझ आती, जब तक आपको वोकैबुलरी ही नहीं समझ आती, जब तक आपको सिनोनिम्स और जो थिंग है दूसरे शब्द में ही नहीं कही जाती, तो आप कैसे उसको टेस्ट को पास कर लेंगे। अगर इसका आंसर, अगर आपको ये ही नहीं पता कि इस लाइन में क्या कहा गया है, तो आप उसको कैसे, आप हाउ आर यू गोइंग टू टेक द टेस्ट और पास द आइल्स एग्जाम। तो आपको सबसे पहली बात है कि द थिंग यू टू रिमेंबर इज दैट टिप्स एंड ट्रिक्स एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अपनी लाइक रीडिंग लेट्स से फास्ट कर सकते हो। बट अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, ना आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ना आपकी ग्रामर अच्छी है, ना आपके टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स अच्छा है, कोहेरेंस कोहेजन नहीं है आपका अच्छा, तो आप देयर इज नो वे दिस टिप्स एंड ट्रिक्स गोना हेल्प यू। ये थोड़े से जब आप एडवांस हो जाते हो तो आपका लाइक यू बिकम स्मार्ट इनफ टू सी दिस tips and tricks, so do not rely just on tips and tricks or do not go and ask for an to the instructor के हमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो या कुछ कर दो। और दूसरी बड़ी बात है कि आजकल यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, दे आर फेमस एज वेल। वो आइल्स प्रिडिक्शन करते हैं कि ये टेस्ट इजी आएगा, उस स्लॉट में इजी आएगा, आसान आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये रीडिंग थी। तो सबसे पहली बात है कि ऐसा जो आईएलटीएस की पॉलिसी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आईएलटीएस एग्जाम लीक भी हो जाता है तो दे आर रिक्वायर्ड टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। आपको इधर दिखा देते हैं, जैसे हम मैं इस वीडियो पे देख रहा था कि जैसे ये कह रहे हैं लीक हो गया। तो लेट्स लुक एट व्हाट आईएलटीएस से। अगर आप किसी भी एनी फॉर्म ऑफ मॉल मॉल प्रैक्टिस, और मॉल प्रैक्टिस मतलब कि जैसे आईएलटीएस का किसी सेंटर ने लीक भी कर दिया, मान लो इंस्ट्रक्टर ने, तो आईएलटीएस है उनके अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं। आईएलटीएस ऐसा नहीं है कि एक कोई बंदा चला रहा है उन्हें, उनकी अपनी पॉलिसीज है। एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड वी आर प्रीटी श्योर उनकी इंटरनल पॉलिसी वो रिवील नहीं करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज। अगर आप किसी भी तरह के से
आईएलटीएस का पेपर लीक होता है तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन, और आईएलटीएस को पता चल जाएगा कि दिस हैज बीन, द सिक्योरिटी हैज बीन ब्रीच्ड और पेपर हैज बीन लीक, तो उससे क्या होगा, या तो पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट डिले होगा, या कुछ ना कुछ, या तो फिर अरेस्ट होंगे, जो दिस मे हैव हैपेंड। तो आपको ये पॉलिसी पढ़नी चाहिए, और इन चीजों में तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने चीटिंग की या कुछ इस तरह से आपका बैन हो गए, तो ये यहाँ पे है कि लाइक आप बैन हो सकते हो, ठीक है, स्टेट लेंथ ऑफ बैन। तो ये इन चीजों में जो आजकल स्पेशली देर आर सम यूट्यूब चैनल्स के आईएलटीएस ऐसा करता है, रीटिक हो गया है, ये प्रेडिक्शन हो गई है, तो इनसे होगा क्या कि ये एक तरह से आपको जस्ट लाइक टू अट्रैक्ट अटेंशन के इजी वे बता रहे हैं कि भाई आसानी से हम ये कर लो, तुक्के मार लो। अगर इंस्ट्रक्टर के पास कुछ देने को ही नहीं है, तो ये फिर इन चीजों से आपको लाइक वो अटेंशन ग्रैब करते हैं। ओके, तो अगर आप एक तरह से बच्चों को भी मिसगाइड करना एक तरह से गलत बात है, क्योंकि हम आईएलटीएस ने आपको अगर एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा, ये खास बात ध्यान रखिए कि जो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा उसको पता है कि आईएलटीएस का A1 A2 का क्या क्राइटेरिया है, B1 B2 का क्या क्राइटेरिया है, C1 C2 का क्राइटेरिया क्या है, और आईएलटीएस ने ये लिख के भी दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, और वो इंटरनेट पे भी है, पर बच्चों को नहीं पता, इंस्ट्रक्टर को पता ही नहीं कि वो अप्लाई करना क्या है, या तो बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो आईएलटीएस इतना मुश्किल नहीं है जितना ये बन गया है, और जब बच्चों को नहीं पता क्या करना है तो वो तुक्के मारने में लगे हुए हैं कि मैंने अच्छी दी थी, नहीं दी थी, और फिर ऐसी ही मेंटेलिटी हो जाती, साइकोलॉजी हो जाती है कि वो तो चीटिंग करते हैं, फिर ब्रेन को भी एक तरह से विश्वास होने में मुश्किल होती है। तो ये आईएलटीएस प्रिडिक्शन और ये चीटिंग के चक्कर में पड़ना तो बहुत ही बड़ा एक तरह से अंधविश्वास या गलत डायरेक्शन में जाना है, जिससे कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई बैंड नहीं बढ़ेगा, ना कोई बैंड आएगा, क्योंकि वही बात आ जाती है, अगर आपको यही नहीं, इंग्लिश ही नहीं आती, वोकैब का मतलब ही नहीं पता, ग्रामर ही नहीं, क्लीन एडवांस ग्रामर ही नहीं है, कोहेरेंस कोहेजन का कोई आइडिया ही नहीं है, इंग्लिश में बात ही नहीं कह सकते सिंपली स्पीकिंग, तो कैसे ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को ढूंढिए। ओके, लाइक उससे डेमो लीजिए फ्री में, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पास भी चल जाए और वो आपका बेवकूफ बनाता रहे, और जस्ट थोड़ा सा कंज्यूमर को भी स्मार्ट होने की जरूरत है। सो थर्ड थिंग इज के, एज आई सेड, डू नॉट बिलीव ऑन एनीथिंग ऑन यूट्यूब इंटरनेट। जैसे कई कहते हैं कि वो मेरे बच्चे का ऐसे हो गया, उसका आईडीपी फ्रॉड है, उसका ईओआर से ऐसे चेंज हो गया। आजकल डॉक्यूमेंट एडिटिंग और ये सब हो जाता है, तो ऐसा भी किसी को मान लेना नहीं चाहिए। आईडीपी ही रिलायबल इंफॉर्मेशन है, अगर वहां से वेरीफाई कर सकते हैं, या कोई रिलायबल पर्सन है जो, उनसे ही इंफॉर्मेशन रिलाई कीजिए। बहुत ही ज्यादा टाइम्स फालतू की या रूमर्स फैलाए जाते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड, तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बेमतलब की चीजों पढ़ के अपने टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के बेमतलब की बातों पे, हर चीज पे भी नहीं ध्यान देना। अगर आप इतने स्मार्ट हो, ट्राई टू वेरीफाई इट और फाइंड अ प्रूफ, लॉजिकल बंदे से बात कीजिए किसी से। अब सबसे दूसरी, तीसरी और चौथी बात आ जाती है कि आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढना चाहिए। अच्छा इंस्ट्रक्टर कैसे ढूंढना है, कि सबसे पहले डेमो लीजिए, या आपके फ्रेंड ने बताया हो जिसने उस एरिया में स्कोर अचीव किया। वहां कई बच्चे जो ऑलरेडी 6 और 6.5 पे होते हैं, उनका अलग केस है। अगर वो 6.5 पे ही ऑलरेडी और जाके टेस्ट देगा, तो वो फिर उसका इंस्ट्रक्टर ने क्या हेल्प की। आपको ये देखना चाहिए कि उस बच्चे का वो 6 पे था जिस राइटिंग या स्पीकिंग में, जो ज्यादातर आजकल कॉमन है, क्या उसमें वो हेल्प कर पाया उसको, क्या उसने उसको लाइक विद इन द लिमिटेड टाइम, क्या उसने उसे हेल्प कर पाया। तो सबसे पहले आई थिंक आई विल से कि आप, आईएलटीएस ने, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, आईएलटीएस ने क्राइटेरिया दिया हुआ है A1 A2 C1 C2 B1 B2 और C1 C2 का। अगर आपके इंस्ट्रक्टर को ये क्राइटेरिया ही नहीं पता, अगर वो आपकी राइटिंग देख के ये विद प्रूफ के ये आपने ऐसे लिखा है और ये देखो आईएलटीएस ने ऐसे दिया हुआ है, तो अगर आपने उसको ही देख के नहीं आप वेरीफाई कर पा रहे, तो वो इंस्ट्रक्टर इज नॉट एबल टू टीच यू, क्योंकि ये आईएलटीएस ने दिया हुआ है और बच्चों को पता ही नहीं, ना इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं। सी, आईएलटीएस इज नॉट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आप अगर जाते हैं
तो अपने इंस्ट्रक्टर को पूछिए कैन यू शो मी द क्राइटेरिया, कैन यू एक्सप्लेन मी द क्राइटेरिया, फिर उसके बाद आप देखिए। तो इसलिए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर जरूर होना चाहिए। आईएलटीएस भी सर्टिफाई करता है, टीसॉल सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। जो सबसे पहले है कि 6 और 7 बैंड, 7 6 7 और 8 बैंड का क्राइटेरिया क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए डेमो क्लास में। अगर आपको इंस्ट्रक्टर बता पाता है तो अच्छी बात है, अगर वो ऐसी तुक्के मार रहा है, ऐसे लग रहा है कि अपने आप कह रहा है, कोई बैकअप करने के लिए इंफॉर्मेशन जो उसकी बात कह रहा है उसका क्या प्रूफ है, कैसे मान लें हम, ठीक है। तो वो आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईएलटीएस भी अपनी मर्जी से ही बैंड दे रहा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिफाइंड है। इस जस्ट बच्चों को इतना सिंपल है, वो बच्चों को वो भी नहीं पता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई सेड टेक अ डेमो विद इंस्ट्रक्टर और उनसे क्राइटेरिया जाने की 6 का क्या क्राइटेरिया, 7 का क्या है और 9 का क्या है। अगर आपके किसी फ्रेंड, वर्ड ऑफ माउथ इज इम्पोर्टेंट, अगर आपके फ्रेंड ने किसी से टेस्ट लिया है, यूजुअली आजकल राइटिंग का बहुत बड़ा चल रहा है, तो राइटिंग के लिए आप अगर उन्होंने 7 या 7 अबव अचीव किए हैं तो आई थिंक वो अपने फ्रेंड पे बिलीव कर सकते हैं। अगर वो ही वाज एट 6 और 6.5 एंड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम अचीव 7.5, तो दैट्स अ गुड थिंग। आपको थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मान लो अगर आप A1 A2 पे, जिसने पहले कभी इंग्लिश बोली, तो आपको 6 से 8 मंथ B1 B2 लेवल में लग सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू आर कंसिस्टेंट और आप अपनी रीजनिंग, रीडिंग, राइटिंग मॉडल सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको 6 से 8 मंथ तो B1 B2 में लगेंगे। और उसके बाद जितना आपका C1 C2 थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन, उसके लिए आपको थोड़ा सा B1 B2 पे आओगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। तो 3 से 4 मंथ इन आर एक्सपीरियंस बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड, तो C1 C2 में भी 3 से 4 मंथ लग सकते हैं अगर आप B1 B2 पे हो। और अगर आप C2 पे आना चाहते हो तो वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू लर्न एंड एग्जीक्यूट द इंफॉर्मेशन। देखिए C1 C2 एक तरह से एडवांस लेवल होता है जो नेटिव स्पीकर्स भी, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि इफ आई वाज बोर्न इन यूएस कनाडा और बच्चे भी वहां पे यूएस कनाडा में थे, अगर मान लो यूएस कनाडा के बॉर्न है, तो वो जो 6.5 है वो बच्चों के लिए भी वही सेम है जो यूएस कनाडा बॉर्न है। इफ दे टेक द आईएलटीएस टेस्ट, लिसनिंग रीडिंग में शायद ज्यादा आ जाए, पर राइटिंग स्पीकिंग में उनके 6.5 आएंगे। तो वो भी उनके लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है, और नेटिव स्पीकर्स के भी 6.5 या 7 बैंड आते हैं। तो तो उनको भी वहां पे इम्प्रूव करना पड़ता है, उनको ऐसा नहीं है कि मतलब बस आते ही 9 बैंड हो गया, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स अ थिंग के ये टाइम जनरली है कि C2 कई नेटिव स्पीकर्स को भी और नेटिव स्पीकर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी सीखना पड़ता है, क्योंकि कैसे C2 लेवल एक तरह से ऐसे होता है जिसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स होते हैं, टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स के, लेक्सिकल रिसोर्सेज के जो वोकैब है, कोहेरेंस, कोहेजन और ग्रामर के। अगर आप एडवांस फीचर जो लेस कॉमन होते हैं, जो एक तरह से स्कॉलर या अच्छे, लाइक विच आर नॉट इवन कॉमन अमंग नेटिव स्पीकर, अगर आप वो दिखाते हो तो भी आपको हाई बैंड मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर नेटिव स्पीकर ने दे दिया तो उसके भी 9 आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही एकदम से हो जाता है। और ये सबसे बड़ा है कि ई और रिजल्ट से के आईएलटीएस फ्रॉड है। देखिए द थिंग इज ईआर क्या होता है बेसिकली, वो लाइक आपको मान लो कि आप इतने समझदार हो, कॉन्फिडेंट हो कि 6.5 आपके बैंड आ गए राइटिंग में, बट आपको आईएलटीएस क्राइटेरिया पता है और आप श्योर थे कि भाई मैंने तो शायद 7 बैंड की करेक्टरिस्टिक दिखाए हैं और आई कैन वेरीफाई दिस विद द गिवन आईएलटीएस फॉर्मेट। तो उसके बेस पे आप अपना असेसमेंट करा सकते हैं, बिकॉज यू आर 100% श्योर कि मैंने तो ऐसे ही लिखा था और ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर मेरा ऐसे क्यों गया, मे बी एग्जामिनर ने मिस कर दिया हो कुछ। 0.5 बैंड का फर्क पड़ जाता है कभी कभार, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। एग्जामिनर को भी, मतलब आपको एक नेटिव स्पीकर ही है जो बेस्ट बता सकता है, जो इंग्लिश में सोचता और लिखता हो, उसको ही नेचुरल यूज ऑफ इंग्लिश पता होता है ज्यादातर, एक एक द वन वे टू से। तो 0.5 बैंड का फर्क पड़ जाता है, और वो भी तब स्पेशली इन राइटिंग और स्पीकिंग, सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग में। क्यों? क्योंकि मैं अगर, क्या पता थोड़ी बहुत माइनर एग्जामिनर से मिस हो गई हो, क्या हो सकता है, बट अगर आप एक बैंड सोच रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो ये दिस इज नॉट द केस। तो
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल हाईलाइट के एक तो सबसे पहले आइल्स प्रेडिक्शन जो ये आप इसमें हो रही है कि वो एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, वो ऐसा आएगा, इन चीजों में तो बिल्कुल ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये है कि अगर लीक हो भी जाता है तो आईएल्स विल टेक एक्शन, और या तो वो एग्जाम नहीं होएगा या आपके रिजल्ट बंद हो नहीं डिक्लेयर होएगा या बैन हो जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। ये इनकी पॉलिसीज है, आप इसमें जाइए। ठीक है, आप भी बैन हो सकते हैं अगर उनको ये लगे कि इस बच्चे ने कुछ किया है या कुछ आपने उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो इससे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और अगर आपको पता भी, चलो आप इतना आप लिसनिंग रीडिंग के आंसर उसमें याद कर लोगे इतना, सो एक्यूरेट आंसर लर्न करना भी, क्योंकि आप यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी थिंग विद यू। तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहां जाके बिल्कुल एग्जाम आंसर कर लोगे, अगर ना आया फिर तो जीरो बैंड आएंगे, राइट। तो इन चीजों में तो बिल्कुल ना पढ़े, और अपने आप को भी थोड़ा सा समझदार बनने की कोशिश करें। ऐसे फालतू के मैथ का एग्जाम नहीं है, ठीक है, मान लिया अगर मैथ का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें फॉर्मूला होता है कि वो लगा के दे दोगे। मैथ एग्जाम है, एक ट्रिक दी हुई है कि ये फॉर्मूला लगा देना सही। ये मैथ का एग्जाम नहीं है, दिस इज मोस्टली ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ द लैंग्वेज। अगर आपको वोकैब का ही नहीं पता, अगर एक पैराफ्रेजिंग का नहीं पता, एक बात को दूसरे शब्दों में कैसे कही जाए वो नहीं पता, ग्रामर ही नहीं पता, एडवांस ग्रामर नहीं पता, अगर आपको C1 C2 करेक्टरिस्टिक ही नहीं पता, तो कहाँ से आ जाएंगे फिर आपके? क्या आप एकदम से आउट ऑफ थिन एयर यू विल प्रोड्यूस समथिंग? ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को गुमराह मत कीजिए, और बेमतलब पे अगर आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हैं, या तो आप इतने स्मार्ट हो कि आपको पता है आइल्स क्राइटेरिया कहाँ है और किधर है, और आप उसको अपने आप अप्लाई कर सकते हो, तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छे, आप तो आइल्स ट्रेनर भी बन सकते हो फिर तो। बट अगर नहीं पता, खुद अपना वेस्ट ऑफ टाइम करना है, तो यू शुड सीक प्रोफेशनल असिस्टेंट्स। बैड एडवाइस से बचें, क्राइटेरिया जाने। दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले क्राइटेरिया जानना चाहिए कि जैसे प्लानिंग प्लानिंग हमारे इंडिया में बहुत कम की जाती है। हम इट्स लाइक ब्लाइंड, लेड बाय द ब्लाइंड। प्लीज प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया जाने के आइल्स का क्या है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ढूंढने की कोशिश कीजिए, एंड लर्न के जान लीजिए कितना आपको टाइम लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। तो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर यू। अपना आइल्स प्रेडिक्शन और फॉल्स इंफॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एंड वीडियोस है ऑनलाइन, आप काफ़ी देख सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो। होप यू हैव अ गुड डे।